हेलो एवरीवन, आप सभी को मैं अपने चैनल पर फिर से वेलकम करता हूं। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो कॉमन टॉपिक रहेगा, बोट एंड स्ट्रीम। और साथ ही साथ उसी से रिलेटेड जो टॉपिक है स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। दोनों टॉपिक एक दूसरे से रिलेटेड हैं, तो दोनों को टॉपिक को हम लोग आज एक एक क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे। वो क्वेश्चंस रहेंगे हमारे क्लास 8 RS अग्रवाल के एक्सरसाइज 8B एप्लीकेशंस ऑफ लीनियर इक्वेशन के। तो क्वेश्चन तो भले उस बुक के होंगे, लेकिन फिर भी वो जो क्वेश्चन होगा उससे आपको इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आएंगे उतने हो सकता है कि आप उतने कैपेबल हो जाए कि आप सारे के सारे क्वेश्चन कर सके। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस के बारे में आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। सिर्फ आपको उसमें क्या पता होना चाहिए, एक फॉर्मूला, क्या, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक, आपको ये भी पता होगा कि जो स्पीड होती है वो 2 यूनिट में लिखी होती है, एक बार कई बार किलोमीटर पर आवर में और या तो मीटर पर सेकंड में। तो आपको ये चीज ध्यान देना है कि अगर स्पीड किलोमीटर पर आवर में है तो डिस्टेंस किलोमीटर में होना चाहिए और टाइम आवर में होना चाहिए। ठीक, और अगर स्पीड मीटर पर सेकंड में है तो डिस्टेंस मीटर में होनी चाहिए और टाइम सेकंड में होना चाहिए। तो आप लोग अभी तो यहाँ पर यूनिट सारी सेम रहेगी, लेकिन कई बार अगर क्वेश्चन यूनिट चेंज कर दे तो आप पहले उसको अपने अकॉर्डिंग जिस भी यूनिट में चाहे उसमें चेंज करके फिर आप क्वेश्चन सॉल्व करिएगा। और वही चीज इसके लिए भी रहेगी, सारी की सारी यूनिट आपको याद होना जरूरी है कि कौन सी यूनिट किसमें होनी चाहिए। ठीक, जैसे मान लिया कि कोई एक स्पीड की यूनिट किलोमीटर पर आवर में दे दी और डिस्टेंस दे दिया मीटर में, तो आप वहां पर सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर हो सकता है पीछे से मैच न करे। तो आपको इस वजह से डिस्टेंस को किलोमीटर में या तो फिर स्पीड को मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेना चाहिए। तो ये कुछ टॉपिक था स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस के बारे में। मेन जो बात आती है वो बोट एंड स्ट्रीम की। बोट एंड स्ट्रीम में देखिए 2 केस होते हैं। 2 केस में पहला केस फर्स्ट है फॉर डाउन स्ट्रीम और दूसरा केस होता है फॉर अप स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या होता है उसको समझ लीजिए। जब जो नाव है, ठीक, नाव अगर पानी की दिशा में बह रही है, मतलब अगर पानी राइट साइड की ओर बह रहा है और नाव भी राइट साइड की ओर ही बह रही है, तो फिर उस केस में वो केस क्या कहलाता है, डाउन स्ट्रीम। और उसी का जस्ट उल्टा अप स्ट्रीम, मतलब कि अगर पानी राइट साइड को बह रहा है और नाव लेफ्ट साइड को जाना चाह रही है, तो फिर इस केस में दोनों की डायरेक्शन, जो फ्लो ऑफ डायरेक्शन है बोट का और वाटर का, वो दोनों क्या है, अपोजिट है। तो उस केस के लिए हम लोग यूज करते हैं क्या, अप स्ट्रीम। तो जैसे कि अगर आपके सामने क्वेश्चन में आ जाए डाउन स्ट्रीम, तो आपको तुरंत समझ जाना है कि कैसे केस की बात हो रही है, और अगर अप स्ट्रीम आ जाए तो कैसे केस की बात हो रही है। तो अब जैसे ये दोनों केस के बारे में आप लोग जान गए, अब इस केस में जानने के लिए या इसका क्या फायदा होता है इसको भी समझ लीजिए। इसमें जब हम लोग इस बात को जान लेते हैं तो हमको 4 चीज पता होनी चाहिए। सबसे पहला होता है VB, फिर होता है VS, फिर होता है एक V1 और एक होता है V2। अब यहां पर VB क्या है वो मैंने लिख दिया है और लिखा भी हुआ है, इसको आप नोट भी कर सकते हैं, नहीं तो समझ सकते हैं। VB का मतलब होता है स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। स्टिल वाटर का मतलब होता है शांत पानी। जब हम लोग ऐसा मान के चले कि पानी बह ना रहा हो तो जो नाव की स्पीड होगी वो कितनी होगी, तो उसको हम लोग VB से डिनोट कर लेंगे। फिर अब जो VS है वो पानी कितनी स्पीड से बह रहा है वो बताएगा। फिर ये दोनों चीज तो दोनों में रहेगी, क्योंकि नाव भी अपनी स्पीड में रहेगी और पानी की भी अपनी स्पीड रहेगी, तो ये दोनों की तो अलग अलग स्पीड होगी। लेकिन जब ये केस जुड़ जाता है डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम के लिए, तो जो स्पीड होगी मतलब कि V1, तो जो V1 होगी वो नाव की नई स्पीड होगी। नई स्पीड का मतलब जब पानी अगर राइट साइड की ओर बह रहा है और नाव भी उसी तरफ जा रही है, तो फिर जो पानी है वो भी नाव को तो अपने साथ बहा ले जाएगी ना। अगर नाव ना भी चले फिर भी नाव ऑटोमेटिकली वो पानी में बहती हुई चली जाएगी, मतलब कि उस नाव में भी स्पीड हो गई, वो भी किसकी वजह से, पानी की वजह से। तो अगर नाव की भी स्पीड है और पानी की भी स्पीड है, तो अगर वो एक ही तरफ जाएंगे तो दोनों की फिर स्पीड क्या होगी, जुड़ जाएगी। मतलब यहां पर एक चीज तुरंत समझ में आ जाती, V1 इज इक्वल टू VB प्लस VS। इतना आ गया सबको समझ में। हालांकि ये फॉर्मूले की तरह भी होता है, लर्न करना चाहे लर्न भी कर सकते हैं, लेकिन लर्न करने की बजाय अगर आप क्वेश्चन को समझेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। फिर यही चीज अप स्ट्रीम के लिए उल्टी हो जाएगी। उल्टी क्या हो जाएगी कि अगर पानी इधर जा रहा है और नाव उसमें अगर खड़ी है, ऐसी यहां पर अपनी जगह पर टिकी हुई है,
तो उस जगह पर से जो पानी है वो नाव को अपने साथ बहा ले जाएगा। तो नाव को उधर जाना है, तो नाव उधर जा रही है और पानी उसको इधर खींच रहा है, तो मतलब कि नाव की स्पीड तो अभी और कम हो रही है ना, मतलब कि फिर दोनों की स्पीड क्या होगी, माइनस होगी। मतलब कि क्या लिख सकते हैं हम, v2 इज इक्वल टू वीबी माइनस वीएस। अब यहां पर मैंने वीबी माइनस वीएस ही क्यों लिखा, इसको भी आपको सोचना चाहिए। अगर मैं वीएस माइनस वीबी लिख दूं, अगर मैं वीएस माइनस वीबी लिख दूं तो इससे फर्क क्या पड़ेगा, मतलब कि हम लोग अगर इसको मान के चले कि वीबी जो है वो 20 किलोमीटर पर आवर से बह रही है, मतलब कि जो नाव है उसकी स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर है, और वीएस जो है वो 2 किलोमीटर पर आवर है। ठीक, मतलब कि जो पानी वो 2 किलोमीटर पर आवर से बह रहा है, तो अगर अप स्ट्रीम के लिए निकालेंगे तो 20 में 2 को माइनस करेंगे तो रियल स्पीड बोट की क्या बन जाएगी, 18। लेकिन अगर यही केस उल्टा कर दिया जाए, ये एस कर दिया जाए और ये बी कर दिया जाए, ठीक, मतलब कि जो पानी है, पानी में बाढ़ आ गई और पानी 2 किलोमीटर की बजाय 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहने लगा और नाव जो है वो आंधी तूफान की वजह से और धीमे चलने लगी, तो केस जस्ट उल्टा हो गया। तो आप खुद सोचिए कि अगर पानी 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से इधर बह रहा है और आप इधर की ओर 2 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रहे हैं, तो क्या कभी आप उधर की ओर जा पाएंगे, कभी नहीं जा पाएंगे ना, मतलब कि फिर जो नाव होगी वो उसी के साथ बह जाएगी। तो ऐसा केस मोस्टली नहीं मिलता कि वीएस की स्पीड ज्यादा। अब आइए चलिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब अगर आपको इतनी सारी चीजें समझ में आ गई हैं तो अब ये वाला क्वेश्चन आपके लिए बहुत इजी बन जाएगा। बस आपको करना क्या है कि आपको क्वेश्चन पढ़ना है और उस तरह से आपको पहले इस तरह से क्वेश्चन का एक फ्रेम तैयार कर लेना है कि हमको क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है और क्या क्या निकालना है, इसके बारे में माइंड मेकअप हो जाएगा। जैसे एक फ्रेम तैयार होगा क्वेश्चन का, वैसी क्वेश्चन का सोल्यूशन तुरंत आ जाएगा। अब देखिए मैं क्वेश्चन रीड किए देता हूं कह क्या रहा है। तो यहां पर कोई एक स्टीमर है, उसको हम लोग बोट कंसीडर कर रहे हैं। तो कोई एक बोट है जिसको जब वो डाउन स्ट्रीम जाती है, ए स्टीमर गोज डाउन स्ट्रीम, जब वो डाउन स्ट्रीम जाती है मतलब कि केस हमको तुरंत समझ में आ जाना चाहिए कि डाउन स्ट्रीम के लिए कौन सी उसकी स्पीड हो जाएगी, v1। v1 का मतलब कि दोनों की स्पीड, बोट की और पानी की स्पीड दोनों की क्या होगी, जुड़ेगी, तो वो v1 हो जाएगी। तो तुरंत ये चीज आपके माइंड में स्ट्राइक कर जानी चाहिए। तो यहां पर जब वो डाउन स्ट्रीम मतलब कि जब वो पानी के साथ साथ जाती है नाव, तो उसको 9 घंटे लगते हैं। फिर वो अगर अप स्ट्रीम जाती है तो उसको 10 घंटे लगते हैं टू कवर द सेम डिस्टेंस। अब यहीं पर आपका पूरा क्वेश्चन लगभग सॉल्व हो गया। मतलब कि जब वो अगर पानी के साथ जाती है तो उसको टाइम 9 घंटे का लगता है। टाइम 9 घंटे के लगने का मतलब पानी के साथ जाने का मतलब इसको T1 मान लीजिए, क्योंकि 1 वाले डाउन स्ट्रीम और 2 वाले अप स्ट्रीम। तो यहां पर T1 9 घंटे का और T2 10 घंटे का, क्योंकि अप स्ट्रीम में टाइम 10 आवर्स का लगता है। और फिर यहां पर जो डिस्टेंस है सेम है, मतलब कि D1 भी D किलोमीटर और D2 भी हमने मान लिया, सपोज कर ले क्योंकि डिस्टेंस दी नहीं गई तो D किलोमीटर। तो यहां से आपका एक फ्रेम तैयार हो गया और साथ ही साथ उसकी स्ट्रीम की भी आपकी स्पीड दी गई थी 1 किलोमीटर पर आवर, तो वो तो दोनों में सेम रहेगी। तो इतना आगे सबको समझ में। हमको पूछा क्या है, ये वैल्यू पूछा है, मतलब कि वो जो बोट है उसका स्टिल वाटर में, तो बताया था उसको किससे डिनोट करते हैं, VB से। अगर आप डिनोट करेंगे एक ही वेरिएबल मानेंगे तो आपका क्वेश्चन हर बार के लिए आसान रहेगा। और दूसरी चीज क्या पूछी है कि कितने डिस्टेंस कवर करते हैं, मतलब कि हमको D की भी वैल्यू निकालनी, हालांकि डिस्टेंस तो सेम है, तो हमको कितनी वैल्यू निकालनी, एक VB की और एक D की। ठीक, अब आइए इसमें सॉल्व क्या करते हैं। अब पहले इस केस के लिए स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब स्पीड डाउन स्ट्रीम के लिए क्या होगी, V1 होगी, VB होगी कि VS होगी, V1 होगी क्योंकि डाउन स्ट्रीम के लिए। तो V1 इज इक्वल टू ये लिखा हुआ है तो मैं डायरेक्ट पुट किए दे रहा हूं, क्या VB प्लस VS इज इक्वल टू स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस, डिस्टेंस D1 की जगह भी D अपॉन टाइम, टाइम T1 मतलब कि 9। और ये आया कहां से, आप एक लाइन इसके ऊपर ये भी लिख सकते थे, V1 इज इक्वल टू D1 अपॉन T1, इतना लिख देंगे। फिर यही चीज यहां पर भी, क्या V2 इज इक्वल टू D2 अपॉन T2 अप स्ट्रीम के केस के लिए। तो यहां पर फिर क्या बनेगा, VB माइनस VS इज इक्वल टू D अपॉन, फिर यहां पर कितना आ जाएगा, 10 आवर का हो गया। अब यहां पर आप इतना लिखने के बाद आप देखिए ये एक इक्वेशन बनी आपकी और ये एक दूसरी इक्वेशन बनी।
तो ये दोनों इक्वेशन में वेरिएबल कितने 1 2 3 1 2 3 वेरिएबल, दो इक्वेशन से काम नहीं चलेगा, इस वजह से उसने Vs की वैल्यू भी दे दी, मतलब Vb प्लस 1 और यहां पर Vb माइनस 1। अब जैसे ही आपकी ये इक्वेशन बन गई वैसे ही इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। मतलब कि इसका सॉल्यूशन देखिए यहां से है, इसका रियल सॉल्यूशन स्टार्ट है। अब आइए इसका सॉल्यूशन करते हैं। फिर इसके सॉल्यूशन के लिए यहां पर ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 9 यहां पर जाएगा, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 9 यहां पर गया तो क्या आ जाएगा 9VB प्लस 9 इज इक्वल टू D, और यही चीज 10 यहां पर चला जाएगा तो 10VB माइनस 10 इज इक्वल टू D। अब यहां पर फिर सब्स्टिट्यूशन, अगर ये वाली वैल्यू D के इक्वल है और ये वाली वैल्यू भी D के इक्वल है तो क्या जो दोनों वैल्यू है वो आपस में इक्वल ना हो जाएंगी, ऐसे हो जाएंगी ना, मतलब कि ये इक्वल साइन क्या हो गया, ये दोनों इक्वल हो गया। अब देखिए इसको क्या आप सॉल्व नहीं कर सकते, ये 9VB उधर जाएगा तो यहां पर सिर्फ VB बचेगा, ये 10 इधर जाएगा तो यहां पर सिर्फ 19 बचेगा, और सीधी सीधी हमारी वैल्यू आ गई VB इज इक्वल टू 19 किलोमीटर पर आवर। हो गया। अब इसके बाद आपको D की वैल्यू निकालनी है, एक वैल्यू तो VB आ गई, दूसरा डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस के लिए आप चाहे इस इक्वेशन को ले लीजिए चाहे इस इक्वेशन को ले लीजिए, आपका आंसर दोनों से आएगा। मैं इससे ले लेता हूं क्योंकि इसमें कैलकुलेशन आसान है, क्योंकि यहां पर 10 का है, तो D इज इक्वल टू 10VB माइनस 10, VB की जगह 19 रखा, 19 10 जा 190 माइनस 10, मतलब कि कितना आ जाएगा 180 किलोमीटर। आगे समझ में, मतलब कहने का यहां पर यह है कि अगर आपने जो पीछे मैंने फ्रेम तैयार किया था वो फ्रेम आप तैयार कर लेंगे तो पूरा क्वेश्चन चाहे आप जहां से निकाले जैसे निकाले आपका आंसर हर बार आ जाएगा, बस थोड़ा सा टाइम लग सकता है। ठीक, तो आप इसी तरह से और भी क्वेश्चंस को ढूंढिएगा और इसकी प्रैक्टिस करिएगा। अब इसके बाद चलिए एक स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस वाला क्वेश्चन ले लेते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसमें एक क्वेश्चन देख कह रहा है कि द डिस्टेंस बिटवीन टू स्टेशन इज 300 किलोमीटर। कोई दो स्टेशन है, उस स्टेशन के बीच की जो डिस्टेंस है वो 300 किलोमीटर है। फिर कह रहा है कि टू मोटरसाइकिलिस्ट स्टार्ट साइमल्टेनियसली एंड मूव फ्रॉम दीज स्टेशंस एंड मूव टुवर्ड्स ईच अदर। दो मोटरसाइकिल चलाने वाले व्यक्ति दोनों एक ए स्टेशन से और एक बी स्टेशन से चलना स्टार्ट करते हैं और दोनों एक दूसरे की तरफ आते हैं, मतलब कि एक इधर और दूसरा इधर। तो यहां पर फिर डबल केस बन जाएगा, तो पहला केस ए के लिए और दूसरा केस बी के लिए। फिर इसका फ्रेम तैयार कीजिए। अब इसका फ्रेम क्या होगा कि ए है तो ए चल रहा है, मतलब उसकी स्पीड भी होगी, चल रहा है तो वो डिस्टेंस और टाइम मतलब कि कितने समय में तय करेगा ये भी आ जाएगा, मतलब कि जो चीज ए के लिए वही चीज बी के लिए। इतना हमारा पहले फ्रेम तैयार हो गया। फिर उसके बाद क्या कह रहा है कि द स्पीड ऑफ वन ऑफ देम इज 7 किलोमीटर मोर देन द अदर। उनमें से एक की स्पीड दूसरे की स्पीड से 7 किलोमीटर ज्यादा, मतलब कि किसी एक की मान लीजिए उसके रेस्पेक्ट में किसी दूसरे की। मान लिया बी की स्पीड कितनी है SB किलोमीटर पर आवर, तो S1 की कितनी हो जाएगी SB प्लस 7 और किलोमीटर पर आवर। फिर उसके बाद क्या कह रहा है कि इफ द डिस्टेंस बिटवीन देम आफ्टर 2 आवर्स, अगर उनके बीच की दूरी 2 घंटे बाद, 2 घंटे बाद का मतलब कि A भी कितने घंटे तक चला 2 घंटे तक, B भी कितने घंटे तक चला 2 घंटे तक, और कितना चला ये नहीं कह रहा, तो DA मान लिया और DB मान लिया। कह रहा है जो 2 घंटे तक इन्होंने चला उसके बाद उनके बीच की दूरी 34 बचती है, मतलब मान लिया A यहां से लेकर यहां तक चला तो ये कितना चला DA, B मान लिया यहां से लेकर यहां तक चला तो ये कितना चला DB, और फिर जो बीच की दूरी बचती है वो कितनी बचती है 34 किलोमीटर पर आवर, सॉरी पर आवर नहीं किलोमीटर, तो 34 किलोमीटर बचती। तो एक इक्वेशन ये हमें देगा, क्यों DA प्लस 34 प्लस DB इज इक्वल टू 300, मतलब कि यहां पर मैं साइड में लिखे देता हूं DA प्लस इक्वल टू 300 किलोमीटर। तो हमारा मेन फोकस क्या होना चाहिए कि DA और DB की वैल्यू निकाल लें। तो इसके लिए फिर आप क्या रखिए, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड ऑफ ए। फिर आप उसी तरह SA इज इक्वल टू DA अपॉन TA लिखेंगे, यहां पर SB इज इक्वल टू DB अपॉन TB लिखेंगे। तो यहां पर SA की जगह क्या आ जाएगा SB प्लस 7, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस मतलब DA अपॉन टाइम, और वही चीज यहां पर भी
SB है तो ये उसकी जगह टाइम हो जाएगा। फिर इस 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहां पर ले आई तो क्या बन जाएगा 2 ब्रैकेट में +7 इज इक्वल टू DA, यहां पर 2 तो 2SB इक्वल DB हो गया। अब देखिए DA की ये वैल्यू आ गई और DB की ये वैल्यू आ गई। ये इक्वेशन हम पहले से तैयार किए हुए और इसी वजह से तैयार किए हुए। अब जो DA की वैल्यू आई उसको यहां पर और DB की जो वैल्यू आई उसको यहां पर और सॉल्व कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे, तो देखिए अब वैल्यू पुट करते हैं। DA की जगह ये पूरा पुट कर देते हैं मल्टीप्लाई करवाते हुए, तो ये क्या बन जाएगा 2SB प्लस 2 7 या 14 प्लस 34 है तो प्लस 34 प्लस DB है, DB की जगह 2SB इज इक्वल टू 300 है तो 300 हो गया। देखिए एक वेरिएबल में पूरा इक्वेशन चेंज हो गया ना। अब इसके बाद सॉल्व कर देते 2SB तो यहां पर 4SB प्लस 34 14 तो 48 इज इक्वल टू 300, तो SB इज इक्वल टू माइनस करेंगे अगर 252 अपॉन 4 तो कितना आ जाएगा 4 6 24 4 3 12 और ये क्या आ गया किलोमीटर पर आवर, क्योंकि ये स्पीड थी। जैसे आपको SB की वैल्यू पता चल गई आप यहां पर SB की वैल्यू रख दें, यहां पर नहीं रखिए, आपने माना है ना वहां पर देखिए जो फ्रेम बनाया था SA इज इक्वल टू SB प्लस 7, तो वहां से फिर क्या आ जाएगा SA इज इक्वल टू 63 प्लस 7 मतलब कि कितना आ जाएगा 70 किलोमीटर पर आवर, इतना आ गया। अब यहां से इस क्वेश्चन को फिनिश करते हैं, क्योंकि यहां पर ये क्वेश्चन इतना ही था कि उन दोनों की स्पीड निकालिए। अगर यहां पर एक चीज और पूछी जा सकती थी कि आल्सो फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय A एंड डिस्टेंस कवर्ड बाय B, तो आप DA और DB की वैल्यू निकाल देते। तो यहां पर अगर आप SB मतलब कि यहां पर कितना रखते 63 70 72 जा 140 मतलब 140 किलोमीटर कौन चला A चला, और यहां पर रखते तो 63 मतलब कि DB इज इक्वल टू 126 किलोमीटर ये चला। अब यहां पर अगर आप इसको और ये 34 को प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 300, चाहे प्लस करके देख लीजिए। यहां पर ये 140 126 तो कितना आ रहा है 300 आ रहा है, 160 140 300 आ रहा है, मतलब हमारा आंसर सही है। यहां से ये सॉल्यूशन भी चेक हो गया और आपका डाउट भी हो सकता है क्लियर हो गया। तो आ गया सबको समझ में, तो मुझको लगता है कि इससे रिलेटेड आपके सभी क्वेश्चंस बन जाएंगे। इसमें प्रैक्टिस करिएगा और अगर जो ना आए तो फिर से पूछ लीजिएगा। बस इसमें एक चीज याद रखिएगा, अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो आपको पहले इसका जो स्टार्टिंग का फ्रेम है वो तैयार करना है, बाकी आप चाहे जैसे करें उसमें कोई भी कुछ गलत नहीं कर सकता।